जिन 4 नौकाओं में बैठकर अंग्रेज जा रहे थे उन पर 17वीं रेजिमेंट की नज़र पड़ी। उस रेजिमेंट को फैज़ाबाद से सिपाहियों ने पत्र भेजा था कि वहां से जा रहे फिरंगियों को मार डालें। उसी के अनुसार उन नौकाओं पर हमला हुआ। फैज़ाबाद का मुख्य कमिश्नर गोल्डवे मारा गया। लेफ्टिनेंट थॉमस, रिचे मिल, एडवर्ड्स, कैरी आदि सारी अंग्रेज मौत के घाट उतार गए। महोबा गांव में जो थे उन्हें भी वहां के पुलिस ने मार डाला। एक नौका बच गई। उसका साहिब भूसे में अंत तक छिपा रहा। इसीलिए और मल्लाहों की कृपा से अंग्रेजी पलटन में सुरक्षित पहुंच गया। अपने घर में छिपे अंग्रेजों की स्त्री बच्चों की कैसी रक्षा करे, यह चिंता राजा मान सिंह को थी। तभी बहुत से अंग्रेज पुरुष भी वहां आश्रय के लिए आ गए। मान सिंह उस समय अवध में था। उसने लिख भेजा कि मैंने विद्रोहियों को यह समझा दिया है कि यदि अंग्रेज स्त्री बच्चों को रखने की अनुमति आप देंगे तो अंग्रेज पुरुषों को मैं आश्रय नहीं दूंगा। इस शर्त का पालन मान सिंह करता या नहीं, दूसरे दिन इसकी जांच करने की बात भी तय हुई। तब उसके किले में छिपे अंग्रेज संकटों से जूझते हुए जो बचे वे गोपालपुर के राजा के यहाँ पहुंचे। उन 29 अंग्रेजों को बहुत सम्मान के साथ रखकर उस राजा ने उन्हें अंग्रेजी ठिकाने पर पहुंचा दिया। इस सन 1857 के साल में जो अंग्रेज मरते मरते बचे उनमें से अधिकतर लोगों ने राष्ट्र की उदात्त मनोवृत्ति के जीवंत स्मारक हैं। अवध में इतना द्वेष व्याप्त होते हुए भी विद्रोहियों की ओर से लड़ रहे राजाओं के घर शरण में आए अंग्रेज मजे में थे। ऐसे हजारों उदाहरण घटित हुए हैं। बुशर लिखता है, आज मैं अकेला जीवित बचा हूँ। भागते भागते एक गांव में मैं पहुंचा। उसमें घुसते ही जो पहला आदमी मिला वह ब्राह्मण था। मैंने पीने का पानी मांगा। मेरी दुर्दशा देखकर उसे दया आ गई और उसने कहा, इस गांव में सभी ब्राह्मण हैं, तुझे कोई मारेगा नहीं। बुली सिंह पीछा करते हुए आया। मैं एक गली में भागा। वहां मुझे एक बुढ़िया मिली। उसमें झोपड़ी की ओर उंगली की। मैं वहां गया और वहां लगे भूसे के ढेर में छिप गया। कुछ ही देर में बुली सिंह के लोग वहां आए और तलवार के सिरे इधर उधर घुसेड़ने लगे। जल्दी ही मैं मिल गया। उन्होंने मुझे बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर फेंक दिया। गांव के लोगों ने फिरंगियों पर गालियों की बौछार शुरू कर दी। फिर बुली सिंह मुझे वहां से निकाल दूसरी ओर ले चला। हर गांव में मैं घुटने टेक शरणागत भाव दिखाता और मृत्यु टल जाती। इस तरह मैं बुली सिंह के बाड़े में पहुंचा। वहां से मुझे बहुत दिनों बाद अंग्रेजों की ओर पहुंचा दिया गया। कर्नल मोनाक्स लिखता है, जब हम भाग रहे थे तब हमें नाजिम हुसैन खान के आदमियों ने पकड़ लिया। उसमें से एक पिस्तौल निकाल दांत भींचता बोला, फिरंगियों को चुटकी बजाते गारत करने कि मेरे हाथ फड़फड़ा रहे हैं, परंतु क्या करूं। वे हमें उस नाजिम के पास ले गए। वह दरबार में मसन्नत से टिका बैठा था। उसमें हमें कहा, आप आराम फरमाओ और थोड़ा शरबत पियो, डरो नहीं। हमें रहने को कौन सा स्थान दिया जाए, यह प्रश्न उपस्थित हुआ तो एक गुस्सैल नौकर बोला, घोड़ों का तबेला कुछ बुरा नहीं है। उसकी इस बात पर नाजिम क्रोधित हो गया, परंतु इतने में दूसरे ने कहा, इतना झंझट ही क्यों उठाना, मैं इन फिरंगी कुत्तों को मार ही डालता हूँ। इस पर नाजिम ने डपट कर सबको चुप किया और हमें अभय वचन दिया। विद्रोहियों के डर से हम जनाने खाने के पास छिपे रहे। हमें उत्तम अन्न, वस्त्र और आराम मिलता रहा। बाद में हम सबको नेटिवियों को वेश में नाजिम ने अंग्रेजी छावनी में पहुंचा दिया। फैजाबाद शहर से अंग्रेज अधिकारियों के भागते ही उस प्रांत के अन्य जिलों ने भी विद्रोह का झंडा खड़ा किया। सुल्तानपुर में उसी दिन अर्थात 9 जून को ही विद्रोह हुआ। तीसरा जिला स्थान सलोनी में 10 जून को विद्रोह प्रारंभ हुआ। वहां के भागते हुए अधिकारियों में से कुछ के प्राण रुस्तम शाह नामक सरदार ने और कुछ के राजा हनुमंत सिंह ने बचाए। अंग्रेज लोगों के शरणागत होने पर केवल उन्हें जीवन दान देकर ही वे अवध के शूर और उदार राजा रुके नहीं, बल्कि उन्होंने उनकी यथा योग्य आवभगत भी की। वास्तव में उन प्रत्येक राजा और जमींदारों की अंग्रेजों ने बहुत हानि की थी और उनका अपमान भी किया था। उनका देवराज नाम शेष हो गया था और उनके धर्म को नष्ट किया। ये बातें जमींदार और राजा भूल गए थे। ऐसा भी नहीं,
अपने अपने अनुयायियों को लेकर उन्होंने खुला रण किया और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगा देने के पहले आराम नहीं करना है, उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की। परंतु इस विरोचित स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही विरोचित उदारता दिखाने में भी उन्होंने कमी नहीं की। लोक समाज बिना रुके गुस्से में काटता चला रहा था। तब भी उन्होंने अंग्रेजी स्त्री बच्चों को सम्मान देकर अपूर्व दयाशीलता प्रदर्शित की। उनको जिन अंग्रेज अधिकारियों ने अभी हाल ही में प्रताड़ित किया था, उन्हें भी कितनी बार शरण और जीवन दान दिया। यह अधिकारी फिर भविष्य में उनसे लड़ने आ सकते हैं, इसीलिए उनको छोड़ना उचित नहीं। सारी जनता की ऐसी पक्की समझ होते हुए भी उन्होंने वह उदारता प्रदर्शित की। हिंदुस्तान के सिवाय यह वीरता और यह उदारता ऐसी प्रचंड राज्य क्रांतिकारी और लोक क्षोभक अवधि में अन्य कितने देशों में देखने को मिलेगी। अवध की यह उदारता हतबलता का परिचायक नहीं थी। मई की 31 तारीख से जून का पहला हफ्ता समाप्त होते न होते सारा अवध प्रांत एक धड़ाके से विद्रोह कर उठा। उस अवध प्रदेश के अनेक जमींदार राजा अंग्रेजी सत्ता के अधीन थे। वे हजारों सिपाही, पैदल घुड़सवार, तोपखाना, सरकारी और अन्य विभागों के सारे नौकर, किसान, व्यापारी एवं विद्यार्थी, हिंदू या मुसलमान, हाथ में हाथ थामे एक ही भूमि के दास्य विमोचन हेतु तलवार खींचकर उठ खड़े हुए। निजी वैर, धर्म भेद, जाति भेद, मान सम्मान सारे स्वदेश के लिए विलीन हो गए। एक पवित्र ध्येय के लिए न्याय युद्ध में कूद रहे थे। प्रत्येक को ऐसा जोश चढ़ा। 10 दिन के अंदर अवध प्रांत में वाजिद अली शाह का शासन लोक शक्ति ने स्वयं प्रेरणा से प्रस्थापित किया। अवध के लोगों के कल्याण के लिए मैंने वाजिद अली शाह को सिंहासन से भूमि पर गिराया। ऐसा डलहौजी ने जो कारण दिया था, यह उसका कितना करारा उत्तर था। जून के पहले हफ्ते के अंत में ऐसा एक भी गांव शेष ना रहा जहां डलहौजी को करारा उत्तर देने के लिए ब्रिटिश झंडे को फाड़कर टुकड़े नहीं किए गए। इस पूरी परिस्थिति का सूक्ष्म चित्र देते हुए प्रसिद्ध इतिहास संशोधक फॉरेस्ट अपनी प्रस्तावना में लिखता है, इस तरह 10 दिन में अंग्रेजी शासन किसी स्वप्न की तरह या नहीं था, ऐसा हो गया। उसका लेश मात्र भी ना रहा। लश्कर ने विद्रोह किया, जनता ने जुआ उतार फेंका, परंतु इसमें बदला या क्रूरता कहीं भी नहीं। उन बहादुर और क्रोधित लोगों ने कुछ अपवाद छोड़कर राजपक्ष के शरणागत लोगों के साथ बहुत दयालुता से व्यवहार किया, जिन्होंने अपने शासनकाल में मदांध होकर अवध के इन्हीं सरदारों को बहुत सारे घाव किए थे। आज उन्हीं सत्ता अधिकारियों ने पदच्युत होने पर उन सरदारों ने उनसे विरोचित सम्मान का व्यवहार किया। अवध के इस विरोधार्य से यदि बड़े बड़े अनुभवी और मंजे हुए अंग्रेज अधिकारी जीवित न छूटते तो अवध को फिर से जीतने के लिए अंग्रेजों के नौसिखिया लोग कितने काम आते। जून की 10 तारीख तक अवध प्रांत के स्वतंत्र होते ही उस जिले में स्थान स्थान पर स्थित सारे लड़ाके लोग और लश्कर के सिपाही लखनऊ की ओर बढ़ चले। लखनऊ शहर में अंग्रेजों का धुरंधर अधिकारी हेनरी लॉरेंस मृत्यु की ओर बढ़ रहा ब्रिटिश सत्ता में चैतन्य भरने का प्रयास से कर रहा था। सारा प्रदेश हाथ से निकल गया, तब भी राजधानी पर उसने अपना नियंत्रण ढीला नहीं होने दिया था। उसे विद्रोह की गंध बहुत दूर से बहुत पहले से ही आ जाने के कारण उसने राजधानी के मच्छी भवन और रेजिडेंसी, ये 2 स्थान हर तरह से मजबूत कर लश्करी शक्ति से पूर्ण कर लिए थे। यह पहले ही कहा है। लखनऊ की नेटिव सेना 31 मई को विद्रोह कर निकल जाने के बाद उसने सिख लोगों की एक उत्तम रेजिमेंट तैयार की और पक्के राजनिष्ठ नेटिव लोगों को लेकर एक और रेजिमेंट बनाई। इसके अतिरिक्त नेटिव लश्कर के जो भाग अभी तक राजनिष्ठ बचे हुए थे, वे सारे 12 जून तक विद्रोह कर निकल गए। इस विद्रोह से सर हेनरी को एक तरह का संतोष हुआ, क्योंकि इससे उसके शिविर में यूरोपियन सेना की रेजिमेंट, यूरोपियन तोपखाना और मंजे हुए राजनिष्ठ सिख और हिंदुस्तानी रेजिमेंट ऐसा चुना हुआ और विश्वास पात्र लश्कर शेष रह गया था। सर हेनरी अब लड़ाई के लिए हर तरह से तैयार हो गया था। लखनऊ के आसपास अवध प्रांत के विद्रोही सिपाही और लड़ाकू लोग इकट्ठा होते जा रहे थे। उनकी ओर अंग्रेजों की भिड़ती होने से पहले वे एक अलग ही दांव की राह देख रहे थे। उधर कानपुर का घेरा पूरी रंगत पर होने से लखनऊ के अंग्रेज या आसपास के विद्रोही कोई भी कानपुर का अंतिम समाचार आने तक एक दूसरे का सामना नहीं कर रहे थे।
कानपुर की जय या पराजय पर हर पक्ष की भावी आशा या निराशा टिकी हुई थी। यदि कानपुर टिका रहा तो लखनऊ घेरा जाएगा या नहीं, यह शंका ही थी। सर हेनरी ने लॉर्ड कैनिंग को आशंकित मन से 13 जून को यह सूचित किया था। 28 जून का लखनऊ समाचार मिला कि कानपुर में एक भी अंग्रेज जीवित नहीं बचा। विजय से उत्साहित होकर विद्रोही अंग्रेजों पर हमला करते चिनहट तक आ पहुंचे। कानपुर में अंग्रेजों की इस भारी पराजय से अंग्रेजी सत्ता जड़ से डगमगाने लगी थी। इस पराजय का किसी भी तरह बदला लिए बिना न सिर्फ लखनऊ की रेजिडेंसी अपितु कलकत्ता के फोर्ट विलियम का जीवन भी सुरक्षित रहना कठिन है। यह जानकर सन हेनरी लॉरेंस ने कानपुर का अपमान विद्रोहियों के रक्त से धो डालने का निश्चय किया। 9 जून को प्रातः ही अंग्रेजी सेना लोहा पुल के पास एकत्र हुई। लगभग 400 अंग्रेज सोल्जर, 400 नेटिव राजनिष्ठ सिपाही और 10 तोपों की चुनी हुई सेना लेकर सन हेनरी लखनऊ से निकला। चलते चलते काफी आगे आ गया तो तभी शत्रु दिखाई नहीं दिया, परंतु अंत में शत्रु का सामना दिखने लगा। विद्रोहियों का सामना दिखते ही अपने दाएं हाथ की ओर एक महत्व का गांव जीत लेने का सर हेनरी ने नेटिव लश्कर को आदेश दिया। उसने हमला किया और वह मौके का गांव इस्माइलगंज अंग्रेज सोल्जर ने अपने कब्जे में लिया। विद्रोहियों की तोपों पर भी अंग्रेजी तोपखाने के नेटिव और अंग्रेजी अधिकारियों ने इतनी जोर की गोलीबारी की कि जल्द ही उसे गोलीबारी बंद करनी पड़ी। चिनहट की लड़ाई मानो अंग्रेजों ने जीती। इतने में बस बाएं बाजू के गांव में छिपते छिपते आकर विद्रोहियों ने प्रवेश कर लिया। यह समाचार उड़ता और अंग्रेज सोल्जरों पर एक बार फिर इतने जोर का हमला हुआ कि उन्हें उस गांव से भागकर विद्रोहियों ने उस पर अपना कब्जा कर लिया और वहां से अंग्रेजों पर पीछे और मध्य से बड़े वेग का हमला किया। अंग्रेज सोल्जर जैसे जैसे हटते वैसे वैसे विद्रोही उन्हें दबाते जाते। अंग्रेजी सेना उखड़ने लगी और अब खड़े रहे तो सारे मारे जाएंगे, यह देखते ही सर हेनरी ने लौट जाने का बिगुल बजाया। लौटते हुए भी अंग्रेजों का उस दिन बुरा हाल होने लगा, क्योंकि चिनहट की जीत के बाद भी ना रुकते विद्रोहियों ने अब अंग्रेजों के पीछे लड़ते हुए चलने का उपक्रम किया। अंग्रेजों की ओर से तोपखाने पर जो नेटिव थे अब वे लड़ने में टाल मटोल करने लगे, परंतु शेष नेटिव और घुड़सवार और पैदल सेना ने स्वयं अंग्रेजी सोल्जरों से भी अधिक शूरता से पिछाड़े की रक्षा की। थोड़ी ही देर में पीछे हटना छोड़ भागना आरंभ हो गया। अंग्रेजी सेना हताश होकर अपने अपमान के साथ लखनऊ की ओर भाग खड़ी हुई। 400 सोल्जरों से 150 सोल्जर उस दिन खेत रहे। नेटिव राजनिष्ठों की तो कोई गिनती नहीं। 2 तोपें और एक बड़ी हाविट्जर तोप अंग्रेजों ने मैदान में ही छोड़ दी। कानपुर का बदला भी उन्हें रणांगन में छोड़ना पड़ा। इस तरह मार खाते खाते सर हेनरी लॉरेंस लखनऊ की रेजिडेंसी में घुस गया। तब भी शत्रु उसके पीछे ही थे। रेजिडेंसी की सुरक्षा के लिए रखी गई तोपों की सुरक्षा में अब अंग्रेजी राजनिष्ठ सिख नेटिवों सहित आ गया। तब चिनहट की लड़ाई समाप्त हुई, परंतु उसका परिणाम अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। अब रेजिडेंसी और मरछा भवन, इन दोनों स्थानों पर विद्रोहियों के शह दिए जाने से सर हेनरी ने मच्छी भवन भी छोड़ देने का निश्चय किया। उसमें संग्रह किए गए भरपूर गोला बारूद की समाप्ति, वहां का शस्त्रागार आग लगाकर जला दिया गया। सारे अंग्रेज अब रेजिडेंसी में ही आ गए। रेजिडेंसी में सर हेनरी ने बहुत बढ़िया तैयारी, रसद, शस्त्रास्त्र, गोला बारूद संग्रह कर रखा था। उस स्थान में करीब 1000 यूरोपियनों और 800 नेटिव सिपाही थे, जो बाहर इकट्ठा हो रहे विद्रोहियों का प्रतिकार करने के लिए सुसज्जित थे। चिनहट की लड़ाई हारने के बाद मच्छी भवन हाथ से छूटते ही अंग्रेजी योद्धाओं ने रेजिडेंसी पर लड़ने के लिए वहां उत्साह से जमाव किया है। यह देखते ही विद्रोहियों ने उसे ही घेरना आरंभ कर दिया। इस तरह अवध प्रांत से अंग्रेजी सत्ता भागते भागते अंत में इस छोटी सी रेजिडेंसी में बंद कर दी गई थी। शहर में अवध के वाजिद अली शाह के नाम से उसकी बेगम राज्य चलाने लगी। लखनऊ के घेराव में अंग्रेजों से लड़ने के लिए अनेक शूर नेता अपने अपने अनुयायियों के साथ उधर आने लगे, जिन्होंने अंग्रेजों को शरणागत और अनाथ अवस्था में भागते हुए जीवन दान दिया था। वे सारे जमींदार, जागीरदार और राजा इस समय अपनी उदारता झटक कर स्वदेश की मुक्ति के लिए लखनऊ की ओर आने लगे। राजा मान सिंह, अन्य सरदार और अहमद शाह के साथ सारे मुसलमान सरदार हाथों में हाथ थामे अंग्रेजी झंडे पर टूट पड़े।
राजा हनुमान सिंह शरण आए हुए अंग्रेजों को विद्रोहियों से बचाने में जितना बढ़ चढ़कर प्रयास कर रहा था, उतना ही प्रमुखता से अब स्वदेश मुक्ति के लिए विद्रोहियों के साथ कंधा भिड़ाकर लड़ने लगा। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे संकलन प्रकरण 10। तब तक के लिए धन्यवाद।